हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन ने रून स्टोन हासिल कर लिया था। उसके बारे में सारी बातें अपने फादर को समझाने के बाद हम देखते हैं कि गिज़लिन किसी और मिशन पर निकलना चाहता था, लेकिन तभी गिज़लिन बेहोश हो जाता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं वही अंधेरा सा कमरा जहाँ पर गिज़लिन के दुश्मन मौजूद हैं। हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। कई सारे बंदे बैठे हैं राउंड टेबल पर और सामने बैठा होता है एक बंदा ऊंची सी कुर्सी पर। तभी हम देखते हैं कि एक कबूतर उड़ते हुए आता है इस कुर्सी वाले बंदे के पास। इस कबूतर के गले में मैसेज लटका होता है। तो ये बंदा इस चिट्ठी को खोलता है जो कि कबूतर के गले में लटकी थी और इसे पढ़ना शुरू करता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि इस बात को कंफर्म कर लिया गया है कि फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के उस भाग पर कब्जा हो चुका है। गार्ड्स को मजबूर करो कि वो एक लड़ाई की शुरुआत करे। इसके अलावा खत्म कर दो पर्डियम एस्टेट को, उसका विनाश कर दो। तो दोस्तों, गिज़लिन ने रून स्टोन ढूंढ लिया। ये बात भी दुश्मनों को पता चल चुकी है और शायद ये लेटर ड्यूक डेल्फिन ने ही भेजा है, जो कि चाहता है कि डी गार्ड्स को लड़ाई में मजबूर कर दिया जाए। इसके अलावा पर्डियम का विनाश कर दिया जाए। दोस्तों, डी गार्ड वही टेरिटरी है जिसके बारे में हमने तीसरे या फिर फोर्थ चैप्टर में देखा था, जब एलिना गायब हुई थी और उसे ढूंढते वक्त गिज़लिन को एक बेकार सी फैक्ट्री में एक लाश मिली थी जो कि डिगार्ड्स के सन की थी, यानी कि वहां के वारिस की थी। अब इस लेटर को सुनते ही हम देखते हैं कि राउंड टेबल पर बैठे सारे बंदे आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या कहा, पर्डियम का विनाश कर दिया जाए। क्या ड्यूकल हाउस ये चाहता है कि पर्डियम की गद्दी पर किसी और को बिठा दिया जाए। इस तरह की बातें चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ऊंची कुर्सी पर बैठा बंदा बोलता है कि बताओ पर्डियम में हमारे कितने बंदे मौजूद हैं। तब राउंड टेबल पर बैठे बंदों में से एक बोलता है कि 2 रिटेनर्स हैं और एक है नाइट। रिटेनर्स बेसिकली दोस्तों गुप्तचर टाइप के बंदे। तब ये ऊंची कुर्सी वाला बंदा बोलता है कि ठीक है, पर्डियम के उन रिटेनर्स को बोल दो कि वो डिगार्ड टेरिटरी में जाएं। ये सच्चाई कि जिसके बारे में हर कोई सोचता है कि डिगार्ड का वारिस जो कि गायब हो चुका है वो पर्डियम एस्टेट में मारा गया। यही सच्चाई बहुत होगी लड़ाई शुरू करने के लिए। डिगार्ड्स उन पर खुद ही हमला कर देंगे। इसके अलावा इस पूरे ऑपरेशन का कमांडर होगा विक्टर, जो कि हमारा आदमी है। सो बेसिकली दोस्तों, इनका प्लान ये है कि जो 2 रिटेनर्स है ना पर्डियम में मौजूद है, उन्हें भेजा जाएगा डिगार्ड टेरिटरी में। वहां जाकर वो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे कि डिगार्ड्स का जो वारिस है उसे पर्डियम एस्टेट के लॉर्ड ने या फिर उसके साथियों ने मार डाला है। इस तरह से लड़ाई शुरू हो जाएगी पर्डियम और डिगार्ड्स के बीच में। ऑटोमेटिकली ही वो अपने बदला तो लेना चाहेंगे ही ना। इन सब चीजों को करवाने के लिए एक कमांडर भी इन लोगों ने तय किया है जिसका नाम है विक्टर। अब विक्टर का नाम सुनते ही वहां पर फिर से बातचीत शुरू हो जाती है। एक बंदा बोलता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि विक्टर का नाम इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। विक्टर को ये सारे काम करने पड़ेंगे। वो गधा फ्रैंक जिसे हमने पहले भेजा था, अगर उसने अपना काम सही से किया होता ना तो पर्डियम कब का मिट चुका होता। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम देखते हैं कि एक बंदा इस ऊंची कुर्सी वाले बंदे से बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं ये बात जानता हूँ कि विक्टर इस काम के लिए बिल्कुल सही है। वो बिना डाउट के ये काम कर देगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमने इतने दिनों से जो अपना कार्ड छुपा कर रखा था उसे सबके सामने इतनी जल्दी रिवील नहीं करना चाहिए। हमने अब तक उसे पर्डियम एस्टेट में छुपा कर रखा, वो हमारे काम आ सकता है, लेकिन अब उसे ऐसे अचानक से रिवील करना क्या सही होगा। ये ऊंची कुर्सी वाला बंदा कहता है कि ये सब फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट के लिए हो रहा है। ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं बाकी सब। तब ये ऊंची कुर्सी वाला बंदा कहता है कि सारे ऑर्डर्स ड्यूक डेल्फिन की तरफ से आए हैं और उनके ऑर्डर्स को फॉलो ना करना, उन्हें इग्नोर करना, हम ऐसा नहीं कर सकते। चाहे कुछ हो जाए, हम उनके ऑर्डर्स पर सवाल या निशान नहीं उठा सकते। इसीलिए मैंने जैसा कहा, लड़ाई की तैयारी करो तुम सब। तब दोस्तों हमें इस बंदे की शक्ल दिखाई जाती है जो कि है डेस्मोंड टेरिटरी का लीडर काउंट डेस्मोंड, जिसका नाम है हेरल्ड डेस्मोंड। तब ये हेरल्ड डेस्मोंड फिर से बोलता है कि क्या कोई और भी है जो इस सिचुएशन के बारे में जानता है तो मुझे बताओ। दोस्तों, इन लोगों ने तो पर्डियम के विनाश की तैयारी कर ली है। डिगार्ड्स को भड़काकर पर्डियम पर हमला करवा के यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमें दिखाई जाती है रेफोल टेरिटरी। रेफोल टेरिटरी का महल, जहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं गिज़लिन की एक्स मंगेतर अमेलिया को, जो कि अपने बॉडीगार्ड से चिपक कर रो रही होती है। तब ये बर्नैप, जो कि इसका रक्षक है, वो अभी भी अपने हाथों को पीछे खड़के खड़ा है और बोल रहा होता है कि क्या हुआ माई लेडी, जिस पर ये अमेलिया बताती है कि वो गिज़लिन, वो बास्टर्ड, तुम्हें पता है उसने मेरे 20,000 गोल्ड से फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में जाकर रूनस्टोन माइंस को पा लिया है। उसने रूनस्टोन पा लिया है। मैंने उसे मारने के लिए वाइल्ड कैट्स को भेजा, लेकिन वो तब भी बच गया। इसके बाद मैंने अपने डैड के सामने अपना सर झुकाया ताकि मैं उन्हें अपनी बातों में फंसा कर पर्डियम की तरफ जाने वाले सपोर्ट फंड को भी रोक सकूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। तब बर्नैप समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है माई लेडी, जिस पर ये अमेलिया फिर से अपने आंसू को पोंछते हुए अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं है। वैसे भी मैं ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। जो हो चुका है मैं उसे बदल तो सकती नहीं हूँ ना, जो हो गया वो हो गया। तब बर्नैप आगे बोलता है कि ठीक है माय लेडी, बताइए कि आगे क्या करना है, आपके ऑर्डर्स क्या हैं। जिस पर ये अमेलिया बोलती है कि ओह, तो गिज़लिन
रून स्टोन हासिल करके लाया है ताकि अपनी एक टेरिटरी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक कर सके। हो सकता है कि वो तो इस वक्त जश्न मना रहे होंगे, लेकिन इतनी जल्दी जश्न मनाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि भले ही उन्होंने रून स्टोन हासिल कर लिया है, लेकिन मैं उसे बेचने नहीं दूंगी, क्योंकि वो रून स्टोन मेरे पास आ जाएगा। जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसने रून स्टोन को 2 दिन पहले हासिल किया है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी उसे इधर उधर भेजकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया होगा। और इतनी जल्दी रून स्टोन के बदले में गोल्ड्स लेना तो नामुमकिन है, वो ऐसा नहीं कर पाया होगा, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ही नहीं। और हम इसी बात का फायदा उठाएंगे, उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। मेरे पास एक प्लान है बर्नैप, ध्यान से सुनो। इससे पहले कि वो रून स्टोन को बेचे, हम उससे रून स्टोन को छीन लेंगे, उसे हासिल कर लेंगे। तब बर्नैप बोलता है कि ये कैसे होगा माय लेडी, जिस पर ये अमेलिया बोलती है कि देखो, ये तो साफ है कि पूरे नॉर्थ रीजन में एक ही ऐसी बड़ी जगह है जहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में रून स्टोन को बेचा जा सकता है। सबसे बेहतर मैजिक टावर्स में से एक, द फाइनेस्ट मैजिक टावर, जिसका नाम है क्रिम्सन मैजिक टावर, जहाँ पर 7th सर्कल का मैजिक होता है। देखो, किसी भी तरह की मैजिकल रिसर्च के लिए ये रून स्टोन सबसे ज्यादा मूलभूत तत्व होता है, जो तो चाहिए ही। और इसीलिए वो सारे मैजिशियंस इस रून स्टोन को किसी भी कीमत पर अपने पास रखते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से हमेशा बात करते रहते हैं इसे पाने के लिए। तो बर्नैप, तुम्हारा काम ये होगा कि तुम सारे वाइल्ड कैट्स को, हमारे खतरनाक वाइल्ड कैट्स को, तुम उस रूट पर भेजोगे जहाँ से पर्डियम टेरिटरी से क्रिम्सन मैजिकल टावर तक रास्ता जाता है। तुम उस रास्ते पर अपने वाइल्ड कैट्स को पहले ही तैनात कर दो। जब वो गिस्लिन अपना रून स्टोन लेकर जाएगा क्रिम्सन मैजिकल टावर की तरफ, उस वक्त तुम गिस्लिन पर नहीं बल्कि बाकी उन लोगों पर हमला करना जो कि बग्गियों को जलाकर ले जा रहे होंगे, रून स्टोन को लेकर जा रहे होंगे। उन पर हमला करके जल्दी से हम उस सारे रून स्टोन को लेकर भाग जाएंगे। हमारा टारगेट होंगे वो लेबर जो कि रून स्टोन को लेकर जा रहे होंगे, जबकि गिस्लिन आगे जा रहा होगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा और हम जल्दी से हिट एंड रन करके इस रून स्टोन को अपने लिए हासिल कर लेंगे और इस तरह से उस गिस्लिन से मैं असली बदला लूंगी। तब बर्नैप यहाँ पर बोलता है कि नॉर्थ में तो फ्लेम मैजिक टावर भी है माय लेडी। ऐसा भी तो हो सकता है कि गिस्लिन पहले ही समझ जाए कि हमने क्रिम्सन मैजिकल टावर के रास्ते में अपने सैनिक खड़े कर रखे हैं और वो यहाँ से जाए ही ना। तब एमएलए कहते हैं कि हाँ, ऐसा पहले तो हो सकता था, लेकिन अब नहीं। जो मुझे उसके बारे में जानकारी मिली है कि फ्लेम मैजिकल टावर अपनी जगह से नीचे गिर चुका है, वो अंधे हो चुके हैं, उन्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो तो अब टॉप पर भी नहीं है। और एक ऐसा इंसान जिसे किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए, जैसे कि गिस्लिन, वो ऐसे इंसान के पास जाएगा ना पैसे लेने के लिए जो कि टॉप पर है, जैसे कि क्रिम्सन मैजिकल टावर, ना कि फ्लेम मैजिकल टावर। गिस्लिन, तुम चिंता मत करो, इस बार मैंने सब सोच लिया है, मैं तुमसे सब कुछ छीन कर रहूंगी। दोस्तों, इस अमेलिया ने तो प्लान बना लिया है कि किस तरह से गिस्लिन के रून स्टोन को चुराना है। यहाँ पर नॉर्थ में 2 मैजिकल टावर्स है जहाँ पर रून स्टोन को बेचा जा सकता है। रून स्टोन जादूगरों के काम का ही तो है, लेकिन क्या सचमुच इसकी प्लानिंग के हिसाब से गिस्लिन चलेगा या फिर इसके इरादों को भापकर गिस्लिन कोई नया ही प्लान बनाए। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेलिया सोच रही है नंबर 1 क्रिम्सन टावर के बारे में। हो सकता है कि गिस्लिन वहां पर जाए ही ना, दूसरा टावर चुन ले। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब देखते हैं, सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है पर्डियम एस्टेट, जहाँ पर गिस्लिन अपने कमरे में होता है और बेहोश पड़ा होता है। इसके सारे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई है, ऐसा लगता है कि ये अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं कि गिस्लिन किसी सपने को देख रहा होता है। सपने में गिस्लिन को वो सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ये ब्लड पाइथन के मुंह में घुस गया था, जहाँ पर गिस्लिन बता रहा होता है कि मेरा शिकारी वो ब्लड पाइथन मुझे डाइजेस्ट करने को तैयार था। तब उसके पेट में पहुंचने से पहले मुझ पर चारों तरफ जहर लिपट गया था, जिसकी वजह से वो मुझे डाइजेस्ट करने में आसानी पा रहा था। लेकिन मेरी माँ ना उसकी इस जहर को रोकने की कोशिश कर रही थी। उसका जहर जो मेरे चारों तरफ लिपट रहा था, मेरी माना की वजह से वो रुक रहा था और एक अलग तरह की उष्मा यहाँ पर बन रही थी। उस अजीब सी जहरीली उष्मा की वजह से मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। ज्यादातर शिकार तो इस तरह से मारे जाते जो भी सांप खाता है, लेकिन मैं खुद को रोक रहा था। मैं यहाँ पर हार नहीं सकता था, मैं मर नहीं सकता था। कि अब तक जो कुछ मैंने किया था वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो खोज यात्रा, सबको एक साथ लाना, इन सबको हराना, सारे मॉन्स्टर्स को मारना, मेरे लैंड का फ्यूचर, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने था जो एक पल में सब बेकार हो सकता था, और ये तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने देता। इसीलिए उस कंडीशन में मैंने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। वो शिकारी जो जहर उगल रहा था लगातार, मैंने उसके जहर को ही अपना
अपना बना लिया। मैंने अपनी माना कोर में उसे इकट्ठा कर लिया और इस जहरीली माना से जो मैं इकट्ठा कर रहा था, इससे लगातार एक जहरीली एनर्जी मेरे अंदर आ गई थी। इस तरह की पावर वही इंसान इकट्ठा कर सकता है जो एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच चुका है, माना को ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकता है। मैं अपनी पिछली लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकता था और अब मैंने उसी चीज़ का इस्तेमाल किया अपने एक्सपीरियंस से, इस जहर वाली माना को अपनी पावर में बदल दिया। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा कुछ करने की क्षमता तो बस सुपर ह्यूमंस में ही हो सकती है। शायद मैं ये ठीक तरह से नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने माना को इकट्ठा करने की जगह इस जहर को इकट्ठा करना एक ऑल्टरनेटिव बना लिया और इसके वजह से एक ब्लास्ट हुआ, एक एनर्जी का ब्लास्ट, जिससे मैं उस सांप को खत्म कर पाया। दोस्तों, इस बंदे की पावर कितने हाई लेवल पे है ये तो इसी बात से समझ सकते हैं कि इसने जहर को अपने माना कोर में इकट्ठा किया और एक जहरीली एनर्जी बनाई जिससे कि इसने सांप को मारा है। आई मीन दोस्तों, ये तो सचमुच कोई सुपर ह्यूमन ही कर सकता है जो गिज़लिन ने किया है। अब हम देखते हैं कि फाइनली सपना पूरा होता है और गिज़लिन की आंखें खुलती है। आंखें खुलते ही गिज़लिन बोलता है कि कितना अच्छा फील हो रहा है। वैसे क्या हुआ था मुझे तो कुछ याद नहीं है। मुझे लास्ट टाइम वही याद है जब मैंने फादर से माफ़ी मांगी थी और उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ पर कैसे आ गया कमरे में? अब जैसे ही गिज़लिन उठता है, इसे अपने सामने एलिना दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी क्योंकि उसका भाई बेहोश था और ये इसे गले लगा लेती है और कहती है कि भैया, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। आपने जाने से पहले मुझसे कुछ नहीं कहा और आने के बाद आप बेहोश हो गए, वो भी 2 दिन से आप बेहोश थे। भैया, आपको क्या हुआ था? गिज़लिन को समझ में आता है कि उसकी बहन इसकी कितनी चिंता करती है, लेकिन एलिना फिर से अपना वही गुस्से वाला रूप दिखाती है और इसे धक्का देकर कहती है कि बेलिंदा, इधर आओ, ये जाग चुका है। और ये कहकर कमरे से बाहर निकल जाती है। तब गिज़लिन सोच रहा होता है कि क्या 2 दिन? मैं 2 दिन से सो रहा था। देखा जाए तो उस पायथन की बॉडी से बाहर निकलने के बाद जब मेरे सारे शरीर पर जहर लिपट गया था, तब बेलिंदा ने मुझे बस फर्स्ट एड दिया था। मैंने अपना इलाज तो करवाया ही नहीं था और उसके बाद मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूं, बस रून स्टोन को बेक दूं, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी। मुझे लगा तो था कि मैं जल्दी से जल्दी इस रून स्टोन को बेक दूंगा, लेकिन मेरी ये जवान बॉडी ऐसा लगता है कि ये इतना प्रेशर अभी झेल नहीं सकती है। लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ पैरों को देखूं, मैंने बहुत ही काम किया है, जरूरत से ज्यादा काम कर रहा हूँ जो कि मैं अपने बड़े होने के बाद करता। इस जवान बॉडी ने भी काफी मेरा साथ दिया है। देखा जाए तो मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ और 2 दिन सोने की वजह से मेरे सारे डैमेज भी ठीक हो चुके हैं। मेरी वारों को झेलने की क्षमता बढ़ चुकी है अचानक से, क्योंकि मेरी टोटल माना भी बढ़ चुकी है। लेकिन सच बात तो ये है कि मेरी माना की एक्चुअल प्रॉपर्टी भी बदल चुकी है। लेकिन ये हुआ कैसे? कहीं ये ब्लड पाइथन की वजह से तो नहीं हुआ है? हो सकता है कि जब मैं उसके शरीर में था और उसके जहर से बचने के लिए अपनी माना का इस्तेमाल कर रहा था, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस वक्त उसकी एनर्जी यानी कि ब्लड पाइथन की एनर्जी भी मेरी एनर्जी के साथ मिक्स हो गई और वो मेरे माना कोर में इकट्ठी हो गई थी। किसी और की एनर्जी अपने माना कोर में इकट्ठा करना, इस तरह का मेथड मैं पिछली लाइफ में तो नहीं जानता था। हो सकता है कि इस बार ये अचानक से मुझसे हो गया हो, लेकिन मैं कुछ तो सीखा। देखा जाए तो मैंने ये सब कुछ इंटेंशनली नहीं किया, मैं जानबूझकर उसकी एनर्जी नहीं खींच रहा था, लेकिन ये जो कुछ हुआ मेरे लिए अच्छा ही था। मेरी बॉडी रिकवर हो गई और मुझे पावर भी मिली है। चलो, जान को खतरे में डालने की वजह से मुझे कुछ तो हासिल हुआ, लेकिन अभी भी ऐसा करने के लिए मुझे कुछ चीजें सीखनी होगी, कि कुछ चीजों को वेरीफाई करना होगा, तभी मैं ये कर पाऊंगा। वैसे अच्छा ही हुआ ये मुझे पता चल गया। इस तरह से तो मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। इससे तो मैं कई गुना तेजी से स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता हूँ और इसमें पावर ला सकता हूँ। भाई साहब, बंदा दूसरों की एनर्जी छीनने की भी टेक्निक सीखने की कोशिश कर रहा है ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके। और अब देखते हैं कि ये अपने कपड़े पहन लेता है और कहता है कि बस अब 2 दिन हो चुके हैं, मुझे जल्दी से रून स्टोन को बेचना होगा, क्योंकि जब से मैं बेहोश था मुझे पता है कि मेरे दुश्मनों को इसकी खबर जरूर लग गई होगी। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने मर्शनरीज को बुलाना होगा, ये सारी बातें करनी होगी। इतने में ही हम देखते हैं कि दरवाजे पर खटखटाहट होती है, जिसे सुनकर गिज़लिन कहता है कि दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है बेलिंदा, अंदर आ जाओ सीधे। लेकिन बेलिंदा अकेली नहीं थी, इसके साथ एलिना और गिज़लिन का फादर भी आया है, जिसे देखकर गिज़लिन हैरान हो जाता है और कहता है कि फादर, आप यहाँ पर? अब दोस्तों, बेटा बेहोश है तो बाप को चिंता तो हो गई, वो इसकी चिंता कर रहा होता और कहता है कि गिज़लिन, तुम ठीक तो है ना? बेलिंदा से मुझे पता चला कि तुम ब्लड पाइथन के मुंह में गए थे और उसका जहर तुम पर सारी जगह लग गया था, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर गिज़लिन कहता है कि फादर, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखकर बेलिंदा कहते हैं कि क्या यंग लॉर्ड, आप बिल्कुल ठीक है? लेकिन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, देखने दीजिए। लेकिन इससे पहले कि बाकी कोई और कुछ पूछे, हम देखते हैं कि अचानक से जॉल्टर यानी कि गिज़लिन का बाप इससे कहता है कि गिज़लिन, अगर तुम ठीक हो तो क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? तो दोस्तों, क्या है वो बात जो करना चाहता है इसका बाप? क्या गिज़लिन के लिए कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है या फिर कोई और ही बात है? और किस तरह से रून स्टोन बेचा जाएगा बाकी दुश्मनों से बचकर, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन को प्रेस। मिलता है, बाय दोस्तों।